हेलो स्टूडेंट, कल्याणी आईएएस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं लखन दायमा। आपको एमपीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए सेकंड पेपर का फर्स्ट पार्ट पढ़ा रहा हूं, जिसका नाम है संविधान, शासन व्यवस्था, राजनीति तथा प्रशासनिक संरचना। फ्रेंड, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं स्वयं सहायता समूह के बारे में, जो आपके लिए एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण है। एग्जाम में से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो स्वयं सहायता समूह होता है, इसका इंग्लिश में अनुवाद होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, और इसे शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं SHG। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको याद रखना होगा। अब स्वयं सहायता समूह किसे कहते हैं, इसका अर्थ क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसका अर्थ होता है कि विशेष उद्देश्य की पूर्ति हेतु आपसी सहयोग से निर्मित एवं छोटे, ठीक है, तथा स्वैच्छिक समूह जो समान स्तरीय व्यक्तियों के द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु या पूर्ति करने हेतु सामान्य समस्याओं या कमियों से छुटकारा पाने तथा उसमें सामाजिक एवं व्यक्तिगत परिवर्तन लाने हेतु गठित किए जाते हैं या निर्मित किए जाते हैं। ये इसका अर्थ होता है स्वयं सहायता समूह का। तो ये कैसे समूह होते हैं, तो ये समूह छोटे होते हैं, स्वेच्छा से इन्हें गठित किया जाता है और किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये गठित किए जाते हैं। और जो समान स्तर के लोग होते हैं, तो समान स्तर के लोगों के सहयोग से इनका गठन होता है, और ये लोग फिर अपनी जो सामान्य समस्याएं होती है, कमियां होती है, उससे छुटकारा पाते हैं और समाज में परिवर्तन लाने में भी भूमिका होती है इन संगठनों की। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद में देश के तकरीबन 3/4, ठीक है, 3/4 किसान परिवारों को संगठित वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। इनका गठन क्यों होता है, क्यों इनका गठन किया जा रहा है और क्यों हमारी सरकार इनके गठन पर जोर दे रही है। तो देश में लगभग 3/4 किसान परिवार ये संगठित वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है, मतलब इन्हें पैसे की आवश्यकता होती है। तो पैसे की आवश्यकता होती है तो किससे लेना चाहिए इनको, कोई भी एक संगठित वित्तीय संस्थान से। संगठित वित्तीय संस्थान से मतलब जैसे कोई बैंक हुआ, या इसके अलावा और भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, प्राइवेट बैंक होती है, जिनसे ये ऋण लेते हैं या लेना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो ग्रामीण स्तर होते हैं, ग्रामीण स्तर पर हम आज भी देखते हैं कि बैंकों की पहुंच उन गांव तक नहीं हो पाई है। मतलब अगर बैंक है भी तो बहुत दूर है, जिससे वहाँ के लोग, वहाँ के किसान बैंक से ऋण नहीं ले पाते हैं। तो वो क्या करते हैं फिर, तो वहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों की पूर्ति के लिए वहाँ पर जो साहूकार लोग होते हैं उनसे ये लोग ऋण लेते हैं। अब इन साहूकार लोगों से जब ये लोग ऋण लेते हैं, किसान लोग, तो फिर जब किसान मान लो किसी कारण से ऋण नहीं दे पाता है या ऋण नहीं चुका पाता है, तो फिर यह साहूकार क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है। अब चक्रवृद्धि ब्याज लगाता है, जिसके कारण कर्ज में किसान डूब जाता है और फिर अंत में उसको उसकी ज़मीन बेचना पड़ता है या तमाम चीज़ें बेचकर फिर वह पैसा चुकाता है। तो इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए इन स्वयं सहायता समूहों की स्थापना की जाती है या इनका गठन किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, तो इनको अलग अलग देश में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे स्वयं सहायता समूहों को बांग्लादेश में इन्हें ग्रामीण बैंक कहा जाता है, लैटिन अमेरिका के देशों में इन्हें एकता समूह कहा जाता है, थाईलैंड में इन्हें जॉइंट लायबिलिटी ग्रुप कहा जाता है। तो अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। तो आपसे 3 नंबर में यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसका अर्थ पूछा जा सकता है, और आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि विश्व में इन स्वयं सहायता समूह को किस देश में किस नाम से जाना जाता है। कोई 3 देशों के नाम लिखिए, तो आपको बांग्लादेश, लैटिन अमेरिका में और ये थाईलैंड में, इनके नाम लिखकर आपको लिखना होगा कि इन देशों में इन स्वयं सहायता समूह को क्या कहा जाता है। इसके बाद में अब देखिए कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, इनके उद्देश्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इनके उद्देश्य में देखिए, इनका पहला उद्देश्य होता है कि आपसी साझेदारी को प्रोत्साहित करना। मतलब ये आपस में मिलकर इस समूह का गठन करते हैं, तो ये आपसी साझेदारी को प्रोत्साहित करते हैं तथा समाज को अधिक संगठित और मजबूत बनाना, ये इनका उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद इन स्वयं सहायता समूहों का दूसरा उद्देश्य होता है गरीबी उन्मूलन। ठीक है, तो हमारे भारत में हम देखते हैं कि आज भी बहुत सारे लोग गरीब हैं, आज भी इन्हें 2 वक्त का खाना प्राप्त नहीं होता है। ऐसे गरीब लोगों की सहायता करना है। ठीक है, तो ऐसे गरीब लोगों की गरीबी दूर करना है, इस गरीबी का उन्मूलन करना है तथा रोजगार के अवसर उन्हें
प्रदान करना है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य होता है विकास कार्यक्रमों के लिए सदस्यों को प्रेरित करना है। ठीक है, तो जो विकासात्मक कार्य होते हैं उसके लिए सदस्यों को, लोगों को प्रेरित करना है। इसके बाद फिर अगला आता है इसमें उद्देश्य कम लागत में सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। तो कम से कम लागत में सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति करना इस स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला उद्देश्य है कि इसके लिए न तो किसी आदेश और न ही किसी निर्देश की आवश्यकता होती है और न ही किसी प्रकार के शासकीय हस्तक्षेप इसमें होता है। आ रहा समझ में? तो ये ऐसे समूह होते हैं जिनको न तो आदेश की आवश्यकता होती है, न निर्देश की आवश्यकता होती है और न ही इसमें कोई सरकारी हस्तक्षेप देखा जाता है। इसलिए स्वयं सहायता समूह को अधिक बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अगला उद्देश्य देखिए फिर इनका कि स्वयं सहायता समूह के निर्माण का उद्देश्य सदस्यों को निर्धनता से मुक्ति दिलाना है। मतलब जो सदस्य हैं, जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, उनको निर्धनता से मुक्ति दिलाना है, मतलब उनकी गरीबी को हटाना है। ठीक है, और उन्हें अच्छी आय प्राप्त हो, ये इसका स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, और उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना इन समूहों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना फ्रेंड। 5 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के उद्देश्य लिखिए, तो ये आपको उद्देश्य लिखना होगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली। तो स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली किस प्रकार की होती है, तो इसमें देखिए, तो इससे संबंधित पहला पॉइंट आता है कि इनके निर्माण का पहलकर्ता एक दूसरे से सामाजिक अंतरक्रिया तथा सभी सदस्यों की व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल देता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये इसकी पहली कार्यप्रणाली होती है। आ रहा समझ में? इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब यह हुआ कि इनके निर्माण का जो पहलकर्ता होता है वह एक दूसरे से सामाजिक अंतरक्रिया करता है। मतलब इसमें इन स्वयं सहायता समूह में जो सदस्य होते हैं ये एक दूसरे से अंतरक्रिया करते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं तथा सभी सदस्यों के व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर बल दिया जाता है। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि स्वयं सहायता समूह वस्तुतः निर्धन और वंचित लोगों को संगठित करने तथा उनकी व्यक्तिगत समस्याओं के समाधान के लिए उन्हें एक साथ लाने का प्रयास करता है या उपाय करता है। आ रहा समझ में? मतलब हम जो भारत में गरीब लोग हैं, इसके बाद फिर जो निर्धन लोग हैं, तो ऐसे लोगों को संगठित करना है। मतलब ऐसे लोगों को संगठित करके इन्हें अच्छी आय प्राप्त हो और इनकी जो आर्थिक समस्या है उसका समाधान हो, इस प्रकार से ये कार्य करता है स्वयं सहायता समूह। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। अगला फिर इसकी कार्यप्रणाली होती है, तो अगला पॉइंट आता है इसमें कि विश्व भर में सरकारों, एनजीओज मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन और अन्य लोगों के द्वारा SHG मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह की गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। तो विश्व भर में हम देखते हैं कि हमारे भारत में नहीं, पूरे वर्ल्ड में तो सरकारें क्या करती हैं, तो सरकारें एनजीओ और अन्य लोगों के द्वारा जो SHG होते हैं, स्वयं सहायता समूह होते हैं, गैर सरकारी संगठन होते हैं, तो इनकी गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला आता है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य प्राय समान हित मतलब समान कल्याण, समान लिंग और समजातीय, समवर्गीय तथा परस्पर एक दूसरे को जानने वाले होते हैं। अर्थात इनमें विषमता नहीं होती, इनमें किसी प्रकार का भेदभाव भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला इसका पॉइंट आता है कि समूह की कार्यप्रणाली, नियमावली तथा पदाधिकारियों का निर्णय सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह करता है। मतलब समूह में कार्य किस प्रकार का करना है, नियम क्या होंगे, इसके बाद फिर पदाधिकारियों का निर्णय, ये सब सामूहिक रूप से स्वयं सहायता समूह ही करता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि प्राथमिक गतिविधि के रूप में समूह के सदस्य ही छोटी छोटी बचत करके उन्हें समूह के खाते में जमा करते हैं तथा आवश्यकता पड़ने पर उस बचत में से समूह के सदस्य को ऋण भी देते हैं। आ रहा समझ में? ये आपको ध्यान रखना है। और इस प्रकार स्वयं सहायता समूह बचत एवं साख समूह के रूप में कार्य प्रारंभ
करते हैं। इसके बाद फिर सामान्यतः 1 वर्ष तक बचत एवं साख गतिविधियां सफलतापूर्वक कर लेने के बाद आर्थिक गतिविधियां हाथ में ली जाती हैं। इसके बाद फिर अगला कार्य होता है इसका, या अगली कार्य प्रणाली है कि ऋण प्रदाता बैंक, मतलब जो बैंक इनको ऋण देता है या अन्य संस्था द्वारा समूह संचालन, बचत, ऋण तथा उसकी बैठक एवं कार्यवृत्त इत्यादि के आधार पर ग्रेडिंग इनकी की जाती है। मतलब कौन सा समूह अच्छा कार्य कर रहा है, कौन सा समूह कार्य ढंग से नहीं कर पा रहा है, ऐसे इनकी ग्रेडिंग की जाती है। और इसके बाद फिर इन समूहों को बैंकों के द्वारा जो या फिर जो अन्य वित्तीय संस्थान होते हैं वे इन्हें ऋण प्रदान करते हैं। इसके बाद फिर निर्धन लोग अपनी संग्रहित बचत को बैंकों में जमा करते हैं और उसके बदले में उन्हें सूक्ष्म उद्यम प्रारंभ करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण तक पहुंच इनकी सुगम हो जाती है। मतलब अगर इनको कोई छोटा मोटा उद्योग शुरू करना है या छोटा मोटा कोई कार्य प्रारंभ करना है, ठीक है, तो इसके लिए फिर इन्हें कम से कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इसके बाद फिर स्वयं सहायता समूहों का गठन 5 सदस्यों से लेकर 20 सदस्यों तक होता है। मतलब कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो सदस्यों की संख्या कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 20 तक होती है। तो इनसे मिलकर इस स्वयं सहायता समूह का गठन होता है। और यह हो सकता है कि कोई सरकारी संगठन या स्वैच्छिक संस्था या कोई कार्यकर्ता सदस्यों को समूह बनाने के लिए प्रेरित भी कर सके। कभी कभी क्या होता है कि जो अधिकारी लोग होते हैं वे भी लोगों को सलाह देते हैं कि एक आप अपना समूह बना लीजिए, ठीक है, और उस समूह को भी सरकार की ओर से कुछ ऋण प्रदान किया जाएगा, और या फिर आप लोग अपने आपस में ही पैसे इकट्ठा कर लीजिए और आपका जो भी छोटा मोटा कार्य है उसको शुरू कर दीजिए। आ रहा समझ में? तो ऐसा भी हो सकता है, मतलब कोई सरकारी संगठन भी इन्हें समूह बनाने के लिए प्रेरित कर सकता है या फिर कोई भी एक संस्था होती है वह भी समूह बनाने के लिए प्रेरित कर सकती है। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड इसमें। तो ये हुई इसकी कार्यप्रणाली स्वयं सहायता समूह की, ये आपको ध्यान रखना है। तो 5 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह की कार्यप्रणाली लिखिए, तो आपको ये सारे पॉइंट उसमें लिखने होंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के अधिकार तथा उनके दायित्व, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह के सदस्य होते हैं उनके अधिकार कौन कौन से होते हैं और उनके दायित्व कौन कौन से होते हैं। तो इसमें देखिए इसका पहला अधिकार या इनका दायित्व क्या है। तो पहला अधिकार या दायित्व होता है कि सामूहिक फंड से ऋण लेने का अधिकार। आ रहा समझ में? मतलब जितने भी लोग थे जिन्होंने मिलकर एक फंड तैयार किया है तो उस फंड से कोई भी सदस्य इसमें ऋण ले सकता है, तो ऋण लेने का अधिकार होता है। इसके बाद फिर दूसरा है कि समूह की संपत्तियों में हिस्सेदारियों का अधिकार। मतलब कि जो समूह होता है और सभी लोगों ने मिलकर जो पैसा इकट्ठा किया है तो उसमें सदस्यों का भी अधिकार होता है। मतलब जो लोग उसमें पैसा जमा किए हैं उनका भी उसमें अधिकार होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि उचित कारणों के आधार पर समूह छोड़ने का अधिकार भी होता है। अगर व्यक्ति को यह लग रहा है कि मैं अब ज़्यादा समय तक इस समूह में नहीं रहना चाहता तो वह फिर उस समूह को छोड़ भी सकता है, इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। इसके बाद फिर निष्ठापूर्ण एवं उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने हेतु बाध्यता। तो ये जो समूह होते हैं ये अपना कार्य निष्ठापूर्वक करते हैं और इनका उत्तरदायित्व होता है कि हम जो भी कार्य कर रहे हैं वह ईमानदारी से करें। इसके बाद फिर अगला आता है कि प्रत्येक सदस्य को समूह के दृष्टिकोण और लक्ष्य निर्धारित करने का अधिकार होता है। समूह में जितने भी सदस्य होते हैं सभी सदस्यों को यह अधिकार होता है कि वे इस समूह का दृष्टिकोण तथा उसका लक्ष्य निर्धारित करें या लक्ष्य के बारे में बताएं या फिर दृष्टिकोण के बारे में बताएं, या फिर सब अपने अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। उसमें सभी समूह के सदस्यों को समूह के जो सारे सदस्य होते हैं उन सभी सदस्यों को यह अधिकार होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि समूहों की मीटिंग में शामिल होने तथा निर्णय लेने का अधिकार होता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि प्रत्येक गतिविधि में भागीदारी का अधिकार। तो जितने भी सदस्य होते हैं और जितनी भी गतिविधियां होती है इन सभी सदस्यों को सभी गतिविधि में भाग लेने का अधिकार होता है। इसके बाद फिर नेतृत्व में भागीदारी तथा समूह द्वारा लिए गए ऋण के अदायगी की जिम्मेदारी भी सभी की होती है,
ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए अगला आ जाता है कि स्वयं सहायता समूह की विशेषताएं। तो ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं, इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं? तो देखिए इसमें पहली विशेषता यह होती है कि स्वयं सहायता समूहों का आकार न तो अधिक छोटा होता है और न ही बड़ा होता है। ठीक है, ये इसकी पहली विशेषता हो जाती है। दूसरी विशेषता यह होती है कि उद्देश्यों की समानता के कारण इस समूह के सदस्यों में सामाजिक, आर्थिक, जातिगत एवं एकता पाई जाती है। आ रहा समझ में? तो इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो सदस्य होते हैं, इन सदस्यों में, समूह के सदस्यों में समानता होती है और समानता होने के कारण इनमें सामाजिक एकता पाई जाती है, आर्थिक और जातिगत एकता पाई जाती है। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जातिगत भेदभाव नहीं होता, कोई जाति को लेकर ऊंच नीच की भावना इनके बीच में नहीं होती है। इसके बाद में समाज को लेकर इनके बीच में ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है और न ही आर्थिक आधार पर इनमें किसी प्रकार का भेदभाव किया जाता है। तो इनमें समानता का भाव होता है, ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें। इसके बाद फिर अगली विशेषता यह है कि स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों का एक समूह होता है और इस समूह के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो अपनी खुद की सहायता करने के लिए स्वप्रेरित होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसकी विशेषताओं में कि इन समूह के सदस्य वही व्यक्ति होते हैं जो समान पृष्ठभूमि से होते हैं। समान पृष्ठभूमि से मतलब कि ज़्यादातर सब इसमें कमज़ोर, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर होते हैं वही लोग इसमें होते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर अगली विशेषता होती है कि इस समूह के सदस्यों में उद्देश्यों की समानता पाई जाती है। तो इस समूह के जितने भी सदस्य होते हैं इन सभी का उद्देश्य समान होता है। तो सभी का उद्देश्य समान कैसे? तो सभी का उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से स्ट्रांग होना है, आर्थिक रूप से सशक्त होना है, ये सभी का उद्देश्य होता है। और जो गरीबी है उसको दूर करना है, समाज में परिवर्तन लाना है, ये उन सभी की या सभी का लक्ष्य होता है, सभी का उद्देश्य होता है। ठीक है, इसके बाद फिर स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सामाजिक परिवर्तन को आधार प्राप्त होता है। जो स्वयं सहायता समूह होता है तो इससे समाज में परिवर्तन आता है। तो इससे समाज में परिवर्तन कैसे आता है? तो इसमें हम देखते हैं कि जब सभी लोग साथ मिलकर कार्य करते हैं तो सब एक दूसरे की मदद करने को तैयार होते हैं। इसके बाद जो समूह का पैसा होता है वो कोई भी व्यक्ति उसका उपयोग कर सकता है, जिससे उसमें जो सदस्य जुड़े हुए हैं उनको आर्थिक रूप से सहायता प्राप्त होती है, आर्थिक सहायता प्राप्त होती है, आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, सशक्त होते हैं और इनका आर्थिक विकास होता है सभी का। फिर इनकी जो निर्धनता होती है वह धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। ये आपको सामाजिक परिवर्तन से संबंधित पॉइंट भी इसमें याद रखना होगा। तो ये सब इसके विशेषताएं फ्रेंड। इसके बाद फिर अगली विशेषता है कि स्वयं सहायता समूह गरीबों और वंचितों के लिए बनाए जाते हैं जो सदियों से असंगठित एवं उपेक्षित रहे हैं। तो स्वयं सहायता समूह ज़्यादातर जो गरीब वर्ग है उनके लिए और जो वंचित वर्ग है उनके लिए बनाए जाते हैं, जो बहुत समय से असंगठित हैं, कई समय से उपेक्षित हैं, कई समय से लोगों के द्वारा इनकी आलोचनाएं की जाती है। ऐसे लोगों के द्वारा स्वयं सहायता समूह गठित किए जाते हैं। ऐसी स्थिति में सदस्यों में जागरूकता का विकास करना और उन्हें संगठित करना, उनमें बचत की भावना जागृत करना है, ये इसका उद्देश्य होता है। इसके बाद फिर अगला आता है कि स्वयं सहायता समूह व्यक्तियों में आत्मविश्वास और समझदारी को विकसित करने का कार्य भी करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा। अगला पॉइंट आता है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य 20 से अधिक होते हैं तो इसका पंजीयन कराना जरूरी होता है। जैसे कि मध्य प्रदेश में इस प्रकार के समूहों को अपना पंजीयन मध्य प्रदेश सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत कराना अनिवार्य होता है। अगर 20 से कम है तो रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत नहीं है, और अगर 20 से ज़्यादा है तो फिर इन्हें रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, इनको पंजीयन कराना पड़ता है। और जब इनका पंजीयन होगा तो फिर पंजीयन किस के तहत होता है? तो ये आपको ध्यान रखना होगा, मध्य प्रदेश सोसाइटी ऑफ रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसके माध्यम से इनका पंजीयन किया जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि स्वयं सहायता समूह स्वयं अपने नियमों तथा उप नियमों को बनाते हैं। ये अपना नियम खुद बनाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, तथा ये इन्हीं नियमों और उपनियमों के आधार पर अपने कार्यों का संचालन करते हैं। तो ये खुद ही नियम बनाते हैं
और ये खुद ही उस नियमों का पालन करते हैं और ये खुद ही उनके नियमों के अनुसार कार्य करते हैं। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि स्वयं सहायता समूह अपनी समस्त कार्यवाही का हिसाब भी रखते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा जो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके बाद फिर अगली विशेषता इसमें आ जाती है कि स्वयं सहायता समूह सदस्यों की आर्थिक उन्नति का आधार है और इस दृष्टि से सदस्यों को आर्थिक क्रियाओं के संपादन से अवगत भी कराया जाता है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि स्वयं सहायता समूह सामाजिक क्रियाओं के संपादन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इनके माध्यम से अनेक सामाजिक समस्याओं का समाधान भी किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात होती है इसमें स्वयं सहायता समूहों में कि ये जो सामाजिक समस्याएं होती है उनका भी समाधान ये समूह करते हैं, ये इनकी विशेषता होती है। इसके बाद फिर स्वयं सहायता समूह सदस्यों के बहुमुखी विकास के लिए आधार प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो इसमें जितने भी सदस्य होते हैं तो उनका बहुमुखी विकास मतलब बहुत विकास या कई क्षेत्रों में उनका विकास कैसे हो, तो इसके लिए भी आधार प्रस्तुत करते हैं ये स्वयं सहायता समूह। इसके बाद फिर स्वयं सहायता समूह द्वारा बैंकिंग सुविधा भी प्राप्त की जाती है तथा सदस्यों में बचत की भावना को भी प्रोत्साहित किया जाता है। आ रहा समझ में? तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो समूह के सदस्य होते हैं या स्वयं सहायता समूह होता है तो एक समय के पश्चात ये बैंक से सुविधा भी प्राप्त कर सकते हैं, मतलब सरकार के द्वारा भी फिर बैंकों के माध्यम से इन्हें ऋण प्रदान किया जाता है, इन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है और बचत की भावना को प्रोत्साहित भी किया जाता है, बचत की भावना को भी बढ़ावा दिया जाता है इसमें, जो आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर स्वयं सहायता समूह में खासकर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया जाता है और इसका कारण यह है कि देश की आधी जनसंख्या राष्ट्रीय विकास से दूर है। आ रहा समझ में? और इसके बाद फिर इसलिए इन्हें राष्ट्र की मुख्य धारा में लाना है। तो जो स्वयं सहायता समूह है ये मुख्य रूप से किसके लिए शुरू किए हैं, तो ये मुख्य रूप से किए गए हैं महिलाओं के विकास के लिए। तो महिलाएं इसमें अपना समूह बनाएं और ये भी आर्थिक रूप से मजबूत हो, आर्थिक रूप से सशक्त हो और समाज में भी इनको सम्मान प्राप्त हो। तो इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए ये स्वयं सहायता समूह शुरू किए गए हैं और यही इनकी विशेषताएं होती हैं। इसके बाद फिर अगली विशेषता हो जाती है कि ये अपने द्वारा अपनों की सहायता करते हैं। तो ये जो स्वयं सहायता समूह होते हैं तो ये अपने द्वारा अपनों की ही सहायता करते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्जाम में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो स्वयं सहायता समूह है इनकी विशेषताएं लिखिए, तो ये विशेषताएं आपको लिखना होगा। अब इसके बाद देखिए कि जो स्वयं सहायता समूह होते हैं इनका उद्भव कैसे हुआ। तो देखिए भारत में स्वयं सहायता समूहों का उद्भव, ठीक है, तो भारत में इनका उद्भव कैसे होता है। तो देखिए इसमें कि भारत में 1972 में 1972 में सेवा का फुल फॉर्म होता है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन, ये सेवा का फुल फॉर्म होता है। तो सेवा के पंजीकरण के साथ ही सूक्ष्म वित्तीय रोजगार तथा महिला सशक्तिकरण को पहचान मिलना शुरू हुआ या पहचान मिलनी शुरू होती है। इससे पहले महिलाओं को वित्तीय सहायता बहुत कम प्राप्त होती थी और जब ये सेवा को स्थापित किया जाता 1972 में, तो सेवा का फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन। तो जब इस संगठन को स्थापित किया जाता 1972 में, तो इसके माध्यम से हमारे भारत में महिलाओं को वित्तीय रोजगार प्राप्त होने लगा और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाने लगा। तो इससे पहले महिलाओं का समूह बहुत कम बल्कि ना के बराबर ही होते थे। ठीक है, इसके बाद फिर सेवा की स्थापना से हमारे भारत में कई महिलाओं को स्वरोजगार प्राप्त होने लगा या इन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होने लगी और ये आर्थिक रूप से महिलाएं मजबूत होने लगी। ठीक है, अब इसकी स्थापना में महत्वपूर्ण रोल किसका था, महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता ईला भट्ट, तो ईला भट्ट के द्वारा इस सेवा की स्थापना की जाती है और इस सेवा के माध्यम से हमारे भारत में महिलाओं को रोजगार की प्राप्ति होने लगी। इसके बाद फिर इस संगठन से वर्तमान में 10 लाख से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। इसके बाद फिर इसी प्रकार वर्ष 1980 के दशक में
मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं मैराडा, नाम का स्वैच्छिक संगठन बना और इसने भी स्वयं सहायता समूह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, तो हमारे भारत में शुरुआत इसकी मुख्य रूप से कब होती है? 1972 से। सेवा की जब स्थापना होती है, वो सेवा की स्थापना किसने की थी? ईला भट्ट ने, जिनको रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके बाद फिर इसी प्रकार 1980 के दशक में ये माइड्रा या मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी स्थापित होती है। ठीक है, तो इसके द्वारा फिर हमारे भारत में स्वयं सहायता समूह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई। तो ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड, ये इसका उद्भव होता है। तो इनमें से 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में स्वयं सहायता समूह के उद्भव के बारे में लिखिए, तो आपको 1972 में सेवा की स्थापना के बारे में लिखना होगा। इसके बाद फिर ये जो बताया हमने आपको 1980 के दशक में मैराडा की स्थापना हुई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। मैराडा, इसका फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना होगा, मैसूर रीसेटलमेंट एंड डेवलपमेंट एजेंसी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसमें हमारे भारत में इसको कैसे सहयोग मिलता है इन स्वयं सहायता समूहों को, तो देखिए इसमें आगे नाबार्ड के द्वारा इंडोनेशिया के सफल अनुभवों से प्रेरित होकर स्वयं सहायता समूहों को प्रोत्साहन दिए जाना शुरू किया गया। मतलब हमारे भारत में नाबार्ड, तो नाबार्ड एक बैंक होता है। ठीक है, तो ये नाबार्ड के द्वारा इंडोनेशिया के सफल अनुभवों से, मतलब इंडोनेशिया में भी ये स्वयं सहायता समूह पहले सफल हो चुके थे और उन्हीं से प्रेरित होकर फिर हमारे भारत में इन स्वयं सहायता समूहों को बढ़ावा दिया जाने लगा, जिसमें स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, हरियाली जल संग्रहण परियोजना, सरकारी विभाग के प्रयासों तथा महिलाओं एवं बाल विकास मंत्रालय की स्वशक्ति तथा स्वयं सिद्धा योजनाओं के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को हमारे भारत में बढ़ावा दिया जाने लगा। आ रहा समझ में? तो ऐसे हमारे भारत में धीरे धीरे इन स्वयं सहायता समूहों को आगे बढ़ाया गया है, इनको सहायता देकर इन्हें आगे बढ़ावा दिया गया है, जिससे कि लोग अपना समूह बनाएं और स्वरोजगार की प्राप्ति करें, आत्मनिर्भर बने आर्थिक रूप से। ठीक है, इसके बाद फिर वर्ष 1992 में, वर्ष 1992 में आरबीआई मतलब भारतीय रिजर्व बैंक ने 500 स्वयं सहायता समूहों को 1 वर्षीय लक्ष्य नाबार्ड को दिया था। आ रहा समझ में? तो हमारे भारत में जो नाबार्ड है, इस नाबार्ड को यह लक्ष्य दिया गया था कि आप 1 साल में कम से कम 500 स्वयं सहायता समूहों का गठन करवाइए। इसके बाद फिर नाबार्ड के द्वारा न सिर्फ इस लक्ष्य को पूरा किया गया, बल्कि शीघ्र ही इनकी संख्या 500 से बढ़कर 7 लाख हो गई। अब बताइए, अब आप नाबार्ड को तो आरबीआई ने 500 स्वयं सहायता समूह गठित करने का ही लक्ष्य दिया था, लेकिन कितने हो गए? तो ये 500 से बढ़कर 7 लाख इनकी संख्या हो गई और वर्तमान में ये 24 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह बैंकों से संबद्ध किए जा चुके हैं। बैंकों से इन्हें ज्वाइंट किया गया, बैंकों से इन्हें जोड़ा गया है। कितने? 24 लाख से भी अधिक इतने स्वयं सहायता समूह हमारे भारत में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए आगे कि स्वयं सहायता समूहों को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से नाबार्ड के द्वारा 1992 में स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ने के लिए एक परियोजना शुरू की गई थी और इस परियोजना का नाम था पायलट परियोजना। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, 3 नंबर में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे भारत में वह एक कौन सी परियोजना शुरू की गई थी जिसमें इन स्वयं सहायता समूहों को वाणिज्यिक बैंकों से जोड़ा गया था। तो उस परियोजना का नाम आपको ध्यान रखना, पायलट परियोजना। ठीक है, इसके बाद फिर जिसमें बाद में सहकारी बैंकों एवं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को भी शामिल कर लिया गया था और विकास के दौर के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह संबद्धता कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। और इसके अतिरिक्त भारतीय रिजर्व बैंक ने अप्रैल 1996 के अपने परिपत्र के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को दिए गए ऋणों को बैंकों के सामान्य ऋण वितरण कार्यकलाप के रूप में प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। तो ये आपको सब ध्यान रखना फ्रेंड। ये हमने आपको इसकी विकास यात्रा या इसके उद्भव के बारे में हमने आपको बताया है।
अब इसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूह की भूमिका। अब इनकी भूमिका किस प्रकार की है, तो देखिए इसमें इनकी भूमिका में पहला पॉइंट आता है ऋण की प्राप्ति। तो जो स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी करने से महिलाओं को आसानी से ऋण उपलब्ध हो जाते हैं। और ऋण कहाँ से प्राप्त करते हैं ये, तो ऋण ये बैंकों से प्राप्त करते हैं, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, तो ये इन बैंकों से ऋण आसानी से प्राप्त कर सकती हैं महिलाएं, जिसके कारण उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है, उनकी स्थिति में, सामाजिक स्थिति में सुधार होता है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और समाज में इन्हें भी फिर सम्मान प्राप्त होने लगता है। इसके बाद फिर दूसरी इनकी भूमिका होती है सेल्फ हेल्प ग्रुप की या स्वयं सहायता समूह की। तो स्वयं सहायता समूह या SHG में, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदारी करने से सभी सदस्यों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण को बल मिलता है। मतलब इसमें इनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है, मतलब आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं, इन्हें एक आय प्राप्त होने लगती है। इसके बाद जब आय प्राप्त होगी तो इन्हें समाज में इज्जत भी मिलने लगेगी, इन्हें समाज में सम्मान से देखा जाएगा। आ रहा समझ में? तो ये सब इससे परिवर्तन होने लगता है। तो इनको रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो इनकी आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होगी और आर्थिक आवश्यकताएं पूरी होगी तो इनको समाज में सम्मान मिलने लगेगा। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें कि बचत व वित्तीय निर्णयन। तो स्वयं सहायता समूहों में भागीदारी करने से नियमित बचत के अवसर भी उपलब्ध होने लगते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है। तो जो स्वयं सहायता समूह है, तो स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य होते हैं, जब इसमें भागीदार होते हैं या इसमें शामिल हो जाते हैं तो उनको एक नियमित रूप से बचत भी प्राप्त होने लगती है। इसके बाद फिर औपचारिक बचत संस्थाएं, तो जैसे बैंक तक पहुंच तथा इन उपजी बचतों के प्रबंधन में भागीदारी। आ रहा समझ में? तो बैंक तक इनकी पहुंच होने लगती है। फिर इसके बाद में इन्हें एक निश्चित बचत भी होने लगती है। बचत कैसे करना है, इसको मैनेज करना भी ये लोग सीख जाते हैं। ये आपको इसमें ध्यान रखना है फ्रेंड। इसके बाद देखिए इसमें जन भागीदारी। तो जन भागीदारी का अर्थ क्या होता है कि देखिए इसमें कि स्वयं सहायता समूहों में सदस्य पूर्ण भागीदारी करते हैं, मतलब कि जो भी सदस्य होते हैं इसमें पूर्ण रूप से भागीदार होते हैं और इस प्रकार ये अपनी अंतःक्रिया के माध्यम से उनमें आपस में एक दूसरे को जानकारी देते हैं, एक दूसरे को सूचना देते हैं। इसके बाद में एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान भी इसमें किया जाता है। साथ ही स्वयं सहायता समूहों के निर्णय आपसी सहमति से लिए जाते हैं और ये सभी सदस्य निर्णय लेने में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, तो ये होती है इसकी भूमिका जो आपको याद रखना है फ्रेंड। तो 3 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है और 5 नंबर में भी स्वयं सहायता समूह की भूमिका आपसे पूछी जा सकती है। अगर 3 नंबर में पूछी जाती है तो आपको कुछ नहीं करना है, इनके जो पॉइंट है बस ये लिखना है। और अगर 5 नंबर में पूछी जाती है तो ये पॉइंट लिखकर आपको, मतलब ये जो है साइड हेडिंग है, ये साइड हेडिंग लिखकर आपको इसका डिटेल भी लिखना होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से स्वयं सहायता समूह की भूमिका समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद देखिए स्वयं सहायता समूह एवं महिला सशक्तिकरण। तो स्वयं सहायता समूहों की महिला सशक्तिकरण में भूमिका किस प्रकार की है, तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है रोजगार। ठीक है, तो स्वयं सहायता समूह में, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप में भागीदारी करने में महिलाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध होते हैं, जिससे सामाजिक सशक्तिकरण को अधिक बल मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या हुआ, तो महिलाओं के भागीदार बनने से उन्हें स्वरोजगार प्राप्त होता है, मतलब उन्हें अब खुद ही रोजगार प्राप्त होने लगा है। अब उन्हें आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर नहीं रहना पड़ता है, जिसके कारण समाज में इन्हें सम्मान प्राप्त होने लगा है, समाज में इनकी स्थिति मजबूत होने लगी है, ये आर्थिक रूप से सशक्त होने लगी है। इसके बाद फिर घरेलू कार्यों में भी निर्णय, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों, संगठनों, स्वास्थ्य, पारिवारिक मामलों संबंधी आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मामलों में भी महिलाओं के द्वारा निर्णय लिए जाने में वृद्धि होने लगी है। ठीक है, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है घरेलू हिंसा में कमी। अब घरेलू हिंसा में कमी, इसका अर्थ क्या हुआ, तो आर्थिक कठिनाइयों में कमी आने के कारण घरेलू हिंसा में भी लगभग 25% की कमी आई है,
ज़्यादातर मामलों में महिलाओं ने यह कहा है कि अब तो उनके पतियों को भी सेल्फ हेल्प ग्रुप में शामिल हो जाना चाहिए। आ रहा समझ में? मतलब स्वयं सहायता समूह में उनके पतियों को भी शामिल हो जाना चाहिए, कुछ महिलाओं ने ऐसा कहा है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है कि बाहरी लोगों से अंतःक्रिया। इसका अर्थ क्या होता है? तो अंतःक्रिया का मतलब फिर वही होता है कि आपस में मिलना जुलना, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान करना, एक दूसरे के ज्ञान का आदान प्रदान करना, यह क्रिया क्या कहलाती है? अंतःक्रिया कहलाती है। तो देखिए इसमें कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के सदस्य मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्य सरकारी कर्मचारियों, इसके बाद फिर एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब गैर सरकारी संगठन, ठीक है, आदि से ज़्यादा मिलने जुलने लगते हैं। ऐसा पाया गया है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के पहले 25% और सदस्य ही बाहरी लोगों से अंतःक्रिया करते थे। मतलब जब तक ये सदस्य नहीं बने थे उससे पहले बाहरी लोगों से 25% ही अंतःक्रिया करते थे, मतलब बातचीत होती थी इनकी। और जब समूह में शामिल हो गए तो समूह में शामिल होने के बाद 91% ये बाहरी लोगों से अंतःक्रिया करने लगे, मतलब बाहरी लोगों से इनकी बातचीत होने लगी, आज विचारों का आदान प्रदान किया जाने लगा। इसके बाद फिर सुविधाओं तक पहुंच। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के कार्यक्रम न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक प्रभाव में भी या सामाजिक प्रभाव भी डालते हैं, ठीक है। तो जो स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम होते हैं तो ये न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक प्रभाव भी डालते हैं। तो आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं और सामाजिक रूप से भी व्यक्ति को सशक्त बनाते हैं इनके कार्यक्रम, स्वयं सहायता समूह के कार्यक्रम। फिर इसके बाद देखिए तो स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की सुविधाओं तक पहुंच में 40% तक की वृद्धि पाई गई है। और इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य बनने के पश्चात चिकित्सा, शिक्षा, बाजार, जल आपूर्ति, परिवहन जैसी सुविधाओं तक पहुंच में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, ठीक है। तो ये सब आपको इसमें ध्यान रखना होगा फ्रेंड। अब इसके बाद देखिए इसमें आगे घरेलू कार्यों में भी निर्णयन। इसका अर्थ यह हुआ कि स्वयं सहायता समूह के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों, संगठनों में स्वास्थ्य, पारिवारिक मामलों में संबंधी जानकारी आदि के प्रति जागरूकता बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू मामले में भी महिलाओं द्वारा निर्णय लेने में वृद्धि होती है। आ रहा समझ में? तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा, तो यह भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट आता है इसमें स्थानीय शासन में भागीदारी। अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को स्थानीय राजनीतिक जैसी पंचायतों आदि की जानकारी उपलब्ध होने से राजनीतिक प्रक्रिया में इनकी भागीदारी सक्षम होने लगती है और ग्रामीण स्तर पर महिलाओं की निर्णय क्षमता में भी वृद्धि हुई है। जबकि पहले निर्णय लेते समय महिलाओं को शामिल नहीं किया जाता था और अब स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को भी किसी भी प्रकार के निर्णय लेने में इनको भागीदार बनाया जाता है, इनको निर्णय लेते समय शामिल किया जाता है। इसके बाद फिर अगला पॉइंट इसमें आता है कि सदस्यों के बीच संप्रेषण मतलब संचार मतलब बातचीत, ठीक है। तो लघु वित्तीय आंदोलन मतलब स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। तो जो सूक्ष्म ऋण या फिर लघु वित्तीय आंदोलन होता है, मतलब जो स्वयं सहायता समूह की प्रक्रिया जब से प्रारंभ हुई है, ठीक है, तब से क्या होने लगा है कि इसके जो सदस्य होते हैं उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है, जिससे कि वे अपनी बातें प्रभावी रूप से प्रेषित करने में सक्षम हुए हैं, क्योंकि उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और आत्मविश्वास बढ़ने से सदस्यों के भीतर जो छुपी हुई क्षमताएं होती है जैसे प्रबंधन, नेतृत्व आदि उभरते हैं और उनका विकास होने लगता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड। इसके बाद फिर अब देखिए इसमें महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के विकास में बाधाएं। तो जो महिलाएं इसमें होती हैं स्वयं सहायता समूह में सदस्य के रूप में कार्य करती हैं, तो इनके समक्ष कौन कौन सी बाधाएं होती हैं। तो इसके बाधक तत्व देखिए, तो पहला बाधक तत्व होता है सामाजिक प्रतिबंध। ये कैसे होता है? तो भारतीय समाज में महिलाओं के रहन सहन, कामकाज, रोजगार इत्यादि पर अनेक सामाजिक पारंपरिक रीति रिवाज बाधा के रूप में काम करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं। समाज में ऐसे कई रीति रिवाज होते हैं जो महिलाओं पर प्रतिबंध लगाते हैं। आ रहा समझ में? इसके बाद फिर
अगला पॉइंट इसमें आता है कि महिलाओं की गतिशीलता पर नियंत्रण। तो ये कैसे होता है, तो देखिए भारत में पितृसत्तात्मक समाज पाया जाता है। पितृसत्तात्मक समाज मतलब पिता के नाम से वंश चलता है, पिता के नाम से समाज चलता है। परिवार में पिता की सत्ता होती है, पिताजी जो कहेंगे वो कार्य होगा, इसे कहते हैं पितृसत्तात्मक समाज। तो भारत में पितृसत्तात्मक सामाजिक ढांचे के कारण महिलाओं का जीवन प्राय घर की चार दीवारों में ही सीमित रहता है। अगर परिवार में जो पुरुष वर्ग होता है, पुरुष अगर कहेगा तो ही महिला घर से निकलेगी, अन्यथा नहीं जाएगी कहीं भी। ठीक है, तो ये ऐसी बाधाएं होती है। इसलिए घर के बाहर जाकर स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित होने पर उनके ऊपर अनेक प्रकार की सामाजिक बाधाएं डाल दी जाती हैं और उन सामाजिक बाधाओं के चलते ये स्वतंत्र रहकर कार्य नहीं कर पाती है। अगर महिलाओं को जाना है तो उसके साथ कोई ना कोई पुरुष वर्ग जाएगा, उसको अकेले नहीं जाने दिया जाता है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य नहीं किया जाता है। तारा समझ में, महिलाएं जो कार्य करती हैं तो उनको स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की जिम्मेदारी नहीं सौंपी जाती। इसके बाद फिर महिलाओं के द्वारा समूह के रूप में संगठित होने पर भी उन्हें अपने उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए जैसे बैंकर्स, गैर सरकारी संगठनों तथा अपने उत्पादों के लिए मध्यस्थों इत्यादि से बातचीत करनी पड़ती है। अब संगठन में अगर कोई महिला कार्य करेगी तो उसको अपने सदस्यों से, मतलब जो आपस में जितने भी सदस्य हैं उनसे बातचीत तो करनी पड़ेगी, बैंक वालों से बात करनी पड़ेगी, लेकिन पुरुषों को इसमें परेशानी होती है। ठीक है, तो पुरुष महिलाओं को इन बैंक के मैनेजर से या फिर जो सदस्य होते हैं उनसे बात करने में रोकते हैं, उनको बात करने में बाधाएं उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी समस्या होती है। ठीक है, इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें कि प्रशासनिक बाधाएं। तो प्रशासनिक बाधाएं किस प्रकार की है, तो देखिए इसमें कि सरकारी संस्थाओं से संपर्क साधने में भी महिला समूहों को प्रशासनिक रूढ़िवादिता, प्रशासनिक जटिलता, इसके बाद भ्रष्टाचार, पुरुषवादी मानसिकता इत्यादि के कारण अनेक बाधाओं का इन्हें सामना भी करना पड़ता है। तो जिससे जो महिला सदस्य होती है समूह की, उनका मनोबल कमजोर होने लगता है तथा वे सरकार के द्वारा संचालित अनेक प्रकार के प्रोत्साहन तथा योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते। कई बार क्या होता है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं तो प्रशासनिक अधिकारी भी इन स्वयं सहायता समूह के प्रति उदासीन होते हैं, इनमें रुचि नहीं लेते, इनको आगे बढ़ावा देने में, इनकी सहायता करने में रुचि नहीं लेते, जिसके कारण क्या होता है कि जो महिलाएं सदस्य होती है इस स्वयं सहायता समूह में, उनका मनोबल कमजोर होता है। इसके बाद फिर अगला देखिए इसमें महिलाओं के प्रति बैंकों का नकारात्मक रवैया। तो ये कैसे, तो परंपरागत रूप से बैंकों में पुरुष ग्राहक की अधिक संख्या होती है तथा महिलाएं एक प्रकार से बैंकिंग सेवाओं से वंचित रहती हैं और स्वयं सहायता समूहों के रूप में जब महिलाएं बैंकों से कर्ज के लिए संपर्क करती है तो अनुभव के अभाव में या पूर्व अनुभव के अभाव में बैंकर्स की तरफ से इनके प्रति सकारात्मक व सहानुभूति व्यवहार नहीं किया जाता, जिससे महिला समूहों का मनोबल गिरता है। जब महिलाएं कर्ज मांगने जाती हैं, जब महिलाएं ऋण के लिए बैंक में जाती हैं, जो बैंकर्स होता है, बैंक मैनेजर होता है, तो वह महिलाओं को आसानी से ऋण प्रदान नहीं करता। वो क्योंकि जो बैंकर्स होते हैं या बैंक वाले होते हैं वे ये बोलते हैं कि आपको अनुभव नहीं है, तो इस कारण से हम आपको ऋण प्रदान नहीं कर सकते, जिसके कारण महिलाओं का या जो महिला सदस्य होती है या स्वयं सहायता समूह में जो महिलाएं होती हैं उनका मनोबल कमज़ोर होता है, उनका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है। तो ये सब बाधाएं फ्रेंड जो आपको याद रखना है। तो एग्जाम में आपसे 3 नंबर में पूछी जा सकती है, 5 नंबर में भी आपसे पूछी जा सकती है। 3 नंबर में अगर पूछी जाती है तो आपको सिर्फ ये साइड हेडिंग आपको लिखना होगा, ये पॉइंट आपको सिर्फ लिखना होगा। और अगर 5 नंबर में पूछी जाती है तो ये आपको साइड हेडिंग डालकर पूरे इसका डिटेल भी लिखना होगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए युवाओं में सामूहिकता की भावना। ठीक है, तो युवाओं में सामूहिकता की भावना बढ़ाने तथा उनकी बेरोजगारी को दूर करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका आ रहा समझ में। तो युवाओं में जब सामूहिकता की भावना होती है तो सामूहिकता की भावना को बढ़ाने में और जो युवा वर्ग होता है उनकी बेरोजगारी को दूर करने में स्वयं सहायता समूह की भूमिका किस प्रकार की है। तो देखिए इसमें पहला पॉइंट आता है इसमें कि भारत को युवाओं का देश कहा जाता है।
मतलब कि हमारे भारत में युवाओं की संख्या बहुत अधिक है, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा युवा भारत में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि भारत की 60% से अधिक आबादी युवाओं की हमारे भारत में है। ठीक है, और स्वयं सहायता समूहों की भूमिका बेरोजगारी के कारण भारत की युवा शक्ति की क्षमता का वास्तविक इस्तेमाल करने में नाकाम रही है। ठीक है, लेकिन अगर ठीक ढंग से इस युवा शक्ति का प्रयोग किया जाए भारत में, तो भारत विश्व में महाशक्ति बन सकता है। इसके बाद फिर भारत में अनपढ़ एवं कम पढ़े लिखे युवाओं के साथ साथ बेहतर ढंग से शिक्षित युवा भी बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं, और इनकी बेरोजगारी को दूर करने के लिए स्वयं सहायता समूह लगातार प्रयास कर रहा है। इन स्वयं सहायता समूह के माध्यम से युवाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है। फिर इसके बाद में स्वयं सहायता समूह के माध्यम से समान सोच, समान उम्र, जाति एवं वर्ग के युवा आपस में संगठित होते हैं तथा अपनी छोटी छोटी बचतों से एक राशि इकट्ठा करते हैं, और इनकी जो राशि इकट्ठा होती है तो इससे ये स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, कोई भी अपना छोटा मोटा व्यापार या छोटा मोटा उद्यम शुरू कर देते हैं, जिनसे इन्हें आय प्राप्त होने लगती है। इसके बाद इकट्ठा की गई राशि से ये युवा कर्ज के रूप में राशि प्राप्त कर स्वरोजगार की ओर अग्रसर होने लगते हैं, और सफलतापूर्वक कुछ समय तक वे इस स्वयं सहायता समूह का संचालन कर लेते हैं, तो नज़दीकी बैंक उन्हें समूह को सहबद्ध कर लेता है, मतलब बैंक इनको जोड़ लेता है तथा वित्तीय जरूरत के लिए इन्हें ऋण भी उपलब्ध कराता है। इस प्रकार से फिर ये इस ऋण को क्या करते हैं, तो ये ऋण को प्राप्त करने के बाद अपना छोटा मोटा कोई भी उद्यम शुरू कर देते हैं, अपना कार्य शुरू कर देते हैं, जिनसे इन्हें आर्थिक सहायता प्राप्त होती है या इन्हें आय प्राप्त होने लगती है। इनकी एक निश्चित आय शुरू हो जाती है, और फिर धीरे धीरे इनकी बेरोजगारी जैसी समस्या का समाधान आसानी से हो जाता है। इसके बाद फिर इस प्रकार परस्पर मिलकर बचत करने एवं स्वरोजगार के लिए कदम उठाने से स्वयं सहायता समूह के युवाओं में सामूहिकता की भावना का विकास होता है। तो ये सब साथ मिलकर कार्य करते हैं। इसके बाद फिर बचत की भी इनको एक आदत होने लगती है, तो पैसा बचाने लगते हैं, फिर स्वरोजगार के लिए ये कदम उठाने लगते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे इनमें सामूहिकता की भावना आ जाती है, मतलब सब समूह में रहकर कार्य करने की भावना इनमें उत्पन्न हो जाती है, तो सभी फिर साथ मिलकर कार्य करते हैं, और फिर साथ साथ इनका आर्थिक विकास होता है, और आर्थिक विकास के साथ साथ इनका सामाजिक विकास भी होने लगता है। इसके बाद साथ ही बेरोजगारी को दूर करने में भी मदद मिलती है, तो ये युवा फिर धीरे धीरे बेरोजगार से अधिक रोजगार इन्हें प्राप्त होने लगता है, और फिर इन्हें एक अच्छी आय भी प्राप्त होने लगती है। इसके बाद फिर इस प्रकार स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से युवाओं में सामूहिकता की भावना के विकास के साथ साथ रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होते हैं, रोजगार के अवसर भी उत्पन्न करने में इनसे सहायता मिलती है। तो इस प्रकार से ये सहायता समूह युवाओं को, महिलाओं को, या फिर इसमें जो भी अन्य सदस्य होते हैं, इनको आर्थिक रूप से मजबूत बनाने में स्वयं सहायता समूह महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है फ्रेंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार यह टॉपिक समाप्त हो जाता है आज का। आपसे इस टॉपिक से 3 नंबर के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, 5 नंबर के पूछे जा सकते हैं, 11 नंबर के पूछे जा सकते हैं। अगर 11 नंबर में पूछेगा तो जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाया है इसमें अब वह जैसा क्वेश्चन पूछे वैसा आपको आंसर लिखना होगा। तो इस प्रकार आज का हमारा यह टॉपिक समाप्त हो जाता है फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी ही लेकर प्रस्तुत होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।